नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2083 के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रण भेजा है। यह कार्यक्रम 19 मार्च को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रस्तावित है और इस मौके पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी, ट्रस्टी कृष्ण मोहन और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आयोजन किया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या का आमंत्रण भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से यह आमंत्रण भेजा गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इसी को लेकर अयोध्या को सजाया संवारा भी जा रहा है। तो अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण भेजा गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह आमंत्रण भेजा गया है और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। 19 मार्च को अयोध्या में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। उस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है। मार्च को अयोध्या में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से यह निमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है। उधर आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने स्वयं नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार रथ या किसी भी वाहन को गंगा घाट तक ले जाने की अनुमति नहीं होती। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका था। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि वो स्वयं और अन्य संत भी संगम तक पैदल ही जाते हैं और नियमों का पालन करते हैं। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस दिया गया है वो पूरी तरह उचित और नियमों के अनुरूप है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों और आस्थाओं के साथ साथ प्रशासनिक नियमों का पालन भी सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरे कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक आरएसएस के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है। हिंदू शब्द फारसी का है, भारत में कोई हिंदू है ही नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ। मधुक शरंत हिंदवा मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। हिमालय में समारभ्य जावदिंदु सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदवा इत परिचक्षते। तो उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ मैं? नहीं, अन्याय। वहीं देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण पर कड़ी चिंता जताई। अदालत ने चंडीगढ़ की प्रसिद्ध
सुखना झील के लगातार सूखने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये स्थिति बेहद गंभीर है। पीठ ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी कि पहले की गई गलतियों को दोहराया न जाए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों और बिल्डर माफिया की आपसी मिलीभगत ने झील को लगभग पूरी तरह नुकसान पहुंचा दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि राज्य के अधिकारी और राजनेता मिलकर बिल्डर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं और सवाल उठाया कि आखिर सुखना झील को और कितना सुखाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि झील की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है। इस पीठ में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचौली भी शामिल थे। गौरतलब है कि बारिश के पानी पर निर्भर सुखना झील कभी चंडीगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल रही है, लेकिन लगातार गिरते जल स्तर ने इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। ये टिप्पणी अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सामने आई, जिस पर देश भर में विरोध के बाद अदालत ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो अरावली पर्वतमाला हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है और इसके संरक्षण को लेकर अदालत गंभीर रुख अपनाए हुए है। वहीं भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और $1 के मुकाबले इसकी कीमत 91.74 दर्ज की गई है। रुपए में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बनी आर्थिक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार पूंजी की निकासी और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता न होना, इन सभी वजहों से भारतीय मुद्रा पर भारी दबाव देखने को मिला है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने और निवेशकों में जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी रुपए को कमजोर किया है। इस स्थिति का असर ये रहा है कि निवेशक सोना और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर ज्यादा आकर्षित हुए, जबकि भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि लगातार जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि रुपए और डॉलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्थितियां अजीब बनी हुई हैं। उधर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें लुधियाना नगर निगम के कमिश्नर का भी पदांतरण शामिल है। और सरकारी आदेशों के अनुसार नगर निगम लुधियाना के वर्तमान कमिश्नर आदित्य डेचलवाल का तबादला कर उन्हें डिप्टी कमिश्नर रोपड़ का पद सौंपा गया है। लुधियाना नगर निगम की कमान अब नीरू कतियाल को सौंप दी गई है। नीरू कतियाल वर्तमान में पुड्डा में मुख्य प्रशासक के पद पर कार्यरत थी और अब वो लुधियाना नगर निगम के नए कमिश्नर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत नए कमिश्नर को शहर के विकास, नगर निगम से जुड़े कामकाज और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये फेरबदल प्रशासन में नई ऊर्जा और दिशा देने के उद्देश्य से किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसी देश में खिलाड़ियों को अपमान और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां बेंगलुरु में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद भोपाल लौट रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और उनके कोच के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि रेलवे अधिकारियों ने खेल उपकरणों के वजन को लेकर न सिर्फ खिलाड़ियों को रोका, बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूला गया। खिलाड़ियों ने बताया कि उनके पास पोल वॉल्ट के 3 रॉड थे, जिनमें से एक रॉड का वजन लगभग 2 किलो था। इस तरह तीनों रॉड का कुल वजन 6 किलो हुआ, लेकिन इसे उनके निजी सामान के वजन से जोड़कर चालान बना दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में खिलाड़ियों को काफ़ी मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ा। खिलाड़ियों का कहना है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर लौट रहे थे, इसके बावजूद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। इस घटना पर मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि खिलाड़ियों को अपने खेल उपकरणों के साथ यात्रा करने की स्पष्ट अनुमति दी जाए और ऐसी ठोस व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में किसी भी खिलाड़ी को अपने खेल सामान के कारण परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि नियमों में सुधार कर ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी खेल से जुड़े खिलाड़ी को इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस घटना के बाद रेलवे विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है और खेल जगत में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पंथी हमारे साथ जुड़ गए। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देश का प्रतिनिधित्व कर लौट रहे खिलाड़ी और उनके कोच के साथ अभद्र व्यवहार की खबर निकलकर सामने आई है। जी तुम्हें बता दें कि भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेंगलुरु के लिए
अपना पोल बहुत निकले थे भोपाल से, और बेंगलोर में अपनी प्रतियोगिता को पूरी कंप्लीट करने के बाद, मेडल जीतने के बाद जब वो बेंगलोर से भोपाल के लिए रवाना हुए तो बॉम्बे में पेनबॉल अपना स्टेशन जो है पलवेल करके जो स्टेशन है, वहां पर टीटी ने उनको रोका, और रोकने के बाद उनके सामान की जब जांच की गई तो उसमें जो हाई जंप की जो राडें होती हैं उसको देखते हुए उनके पास 3 पोल थे। 3 पोल के वजन जो होता है तकरीबन, एक पोल का वजन 2 किलो होता है, तो उनके पास 3 पोल थे, और 3 पोल के अलावा उनके पास लगेज सामान था जिसमें उनकी ड्रेस है या अदर कपड़े वगैरह, जो नॉर्मली 2 या 3 सूटकेस थे छोटे। इसका टोटल जब पीटी ने रोका तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े पोल लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, भोपाल से हैं और हम लोग बेंगलोर से लौट रहे हैं, हम गेम में शामिल होने गए थे और गेम को कंप्लीट करके हम लौट रहे हैं। तो टीटी ने कहा कि नहीं, आपको इसका चालान भरना पड़ेगा, इसका आपके पास लगेज ज्यादा है। तो उनकी इसका वजन ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक पोल का वजन 2 किलो होता है, यदि हमारे पास 3 पोल है तो 3 पोल का वजन जो है मात्र 6 किलो होता है। और अदर वो सामान का जो लगभग सामान, तो जनरल पैसेंजर जितना सामान लेके चलते हैं उतना सामान तो लगभग सभी के पास होता है, खिलाड़ी ज्यादा सामान लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि एक छोटा सूटकेस था। लेकिन चूंकि रेलवे विभाग के जो टीटी थे उनको, जो वहां पर आरपीएफ के जवान थे, उन लोगों ने लगा के साथ ये पैसे दे देंगे, और उसको लेकर उनको काफी 1-1.5 घंटे खिलाड़ियों को परेशान करा, कोच को परेशान किया, उसका सामान का वेट करवाया। वेट करने के बाद उन्होंने टोटल सामान को 16-17 किलो उन्होंने सामान बताया कि आपके ये वेट है, ये 16 किलो सामान है, और इसको लेकर उन्होंने 1650 रुपए का चालान उन खिलाड़ियों को काट दिया था। जबकि उन्होंने कहा कि हम एमपी के जो हमारे अथॉरिटी है हम उनसे बात कराते हैं, या केंद्र के अथॉरिटी उनसे हम बात कराते हैं, लेकिन वो नेशनल गेम्स के किसी भी अधिकारी से बात करने को राजी नहीं हुए। उन्होंने उनका चालान काट दिया। चूंकि खिलाड़ी लेट हो रहे थे, उनकी ट्रेन सामने खड़ी हुई थी, इसको देखते हुए उन्होंने चालान दिया, चालान की रसीद लेके और अपना सामान लेके भोपाल के लिए रवाना हुए। इस बात को लेकर जब भोपाल आए तो खेल मंत्री से बात हुई। इस खेल मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्र में खेल मंत्री उनसे बात की, केंद्र को लेटर लिखा है कि खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार की अभद्रता कई बार हो चुकी है। रेलवे प्रशासन को लेटर लिखा है कि इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यदि भारत के अंदर यदि खेल खेलने जाते हैं और उनका इस प्रकार से उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। जी जी, चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर यही मैं अपने पोल्स कैरी करके सर बैंगलोर से भोपाल आ रहा था, तो पनवेल रेलवे स्टेशन पे हमारा ट्रेन चेंज होनी थी वहाँ से। तो हमने अपना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाहर निकाल के रखे थे पोल्स, ताकि दूसरी ट्रेन में डाल सकें। लेकिन वहाँ की जो टीटी सर उन्होंने देख लिया था और बोल रहे थे कि इसका चार्ज लगेगा, आपने कैसे, आप इसको लेके कैसे ट्रेवल कर रहे हो। तो हमने उनको बहुत कन्विंस किया, लेकिन सर वो बात नहीं मान रहे थे और बहुत बदतमीजी कर रहे थे। तो हमने उनका वीडियो शूट किया सर, ताकि हम दिखा सके लोगों को कि ऐसी सिचुएशन हमको हर बार फेस करनी पड़ती है। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ताकि कोई हमारी हेल्प करे इस चीज़ को लेकर कि इसका या फिर कुछ लेटर इशू हो जाए, ताकि हम आगे ट्रैवल करें तो कोई दिक्कत ना आए। मेरा नाम घनश्याम है और मैं पोल वॉल्ट का कोच हूँ टीटनगर स्टेडियम में। सर हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल के हैं, 4-5 बच्चे हैं, 12-13 खिलाड़ी हैं सर। अभी इंडिया के टॉप रिकॉर्ड होल्डर हमारे प्रतियोगी ने अभी हाल में जो कंपटीशन हुए थे उसमें भी हमने रिकॉर्ड बनाया था। हम लोग सर कंपटीशन खेल के मैंगलोर से पनवेल मतलब भोपाल आ रहे थे, और पनवेल से हमारी ट्रेन चेंज थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने सामान नीचे रख के ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए सर जैसे आ रहे थे, तो टीटी वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने वो सामान को देखा और उन्होंने कहा कि ये सामान कैसा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो हमने उनको बताया ये स्पोर्ट्स का सामान है। फिर जीआरपीएफ वालों को बुलवा के उन्होंने हमारे प्लेयर हमारे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो बदतमीजी करने लगे। फिर मैं आया, फिर हमने स्टेशन मास्टर से हाथ जोड़ा और मैंने उनसे कहा कि सर ये खेल का सामान है, आप बताइए किससे बात करनी है, मैं बात कर लूँगा उनसे जिनसे बात करना। तो बोले ऊपर से आदेश आया है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हमने वहाँ के रेलवे स्पोर्ट अफसर जो है, मैंने उनसे भी फ़ोन करके बात करवाया, उन्होंने समझाया। तो बोले कि ठीक है देखते हैं। और जो रेलवे स्पोर्ट्स अफसर की बीवी हैं वो पोल वॉल्टर रही हैं नेशनल से, वो भी रेलवे में है, उनको भी मैंने बोला कि आप बात करिए मैम। तो उन्होंने बात किया, लेकिन वो बिना चार्ज लिए हमको वहाँ से आने नहीं दिए। 3-4 घंटे ऐसे चलता रहा सर। तो जब हम
सारी चीज़ें हो गई। फिर उनको मैंने बोला कि हमारे पास लेटर है विभाग का कि पोल वॉल्ट होता क्या है कैसे नहीं। लेटर है आपके पास? जी सर, हमारे पास एक लेटर भी है जो खेल विभाग से हमारे डायरेक्टर साहब ने दिया था। फिर मैंने उनसे बोला कि आप या तो कोई गाइडलाइंस हो वो मुझे बता दीजिए, और हमारे विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, हमें ले आने में कोई दिक्कत नहीं है। पोल थोड़ा महंगा है, इसलिए क्या कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि आप पोल छोड़ के चले जाइए, हम पोल पहुंचवा देंगे। हमने कहा सर ये सरकार का पोल है और इसको लेके जाना खिलाड़ी और पोल, और हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि तीनों सही सलामत भोपाल पहुंचे। चल प्लेयर को कुछ दिक्कत आई थी। वैसे पहले भी हमने निवेदन किया था कि हमारे वो प्लेयर्स जो अपने इक्विपमेंट साथ में लेके जाते हैं उनको अलाउ किया जाए, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के खिलाड़ी ट्रेवल नहीं कर सकता। ये बात भी सही है कि किसी यात्री को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आई, हमने लिखा है और आगे इस व्यवस्था को सुचारू करने का हमने निवेदन किया है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम में व्यक्तिगत रूप से उन टीटी साहब ने कुछ इंटरेस्ट लिया। आगे व्यवस्था सुचारू हो जाए इसका हमने निवेदन किया है और मुझे लगता है सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। वहीं जबलपुर में बढ़ते अपराध, अवैध जुआ सट्टा, नशे के कारोबार और अव्यवस्थित यातायात के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रामलीला मैदान से एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव और धक्का मुक्की हुई। घनघोरिया ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अवैध जुआ सट्टा और नशे का कारोबार खुला चल रहा है और यातायात पूरी तरह अराजक है। और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बड़े आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके और एक अराजक वातावरण जो पूरे शहर में बना, पुलिस की निष्क्रियता तक तो ठीक, पुलिस का संरक्षण सारे अवैध कारोबार में है, संरक्षण तक भी सीमित हो तो ठीक है। अब तो साजिश में पुलिस के लोग शामिल होने लगे, संलिप्त होने लगे, और ये उदाहरण आपको अपने एक पत्रकार साथी के लिए भी दिखा होगा, विलोक पाठक के लिए। कुछ मुद्दे हैं जिसमें कुछ सही ढंग से कार्रवाई ना होना, अवैध शराब बिकना और कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा सही कार्रवाई नहीं किए जाने की बात इसमें उल्लेखित है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि प्रत्येक मुद्दे पर विशेष टीम बनाकर इसमें जांच की जाएगी। एक सूची दी गई है जिसमें गलत अवैध कामों का उल्लेख है नामजद, उसमें हम विशेष टीम बनाकर कार्रवाई करने का हमने आश्वासन दिया है। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी द्वारा एवं समूचे कांग्रेस परिवार द्वारा आज एसपी ऑफिस का घेराव किया गया है और तमाम अराजक वातावरण जो विगत दिनों में क्षेत्र में व्याप्त रहा है, मैं समझता हूँ ये अब तक का पिछले 30 साल से 20 साल के जीवन में जो हम लोग ने जो पुलिस का एक कार्यकाल देखा उसमें सबसे विफल कार्यकाल ये रहा है। कहीं ना कहीं 80 का 90 का दशक वापस आ रहा है। हर थानों में जुआ, सट्टा और स्मैक से पुलिस की साठगांठ है, व्यापारियों से साठगांठ है और हर थाने में ये तमाम घटनाएं हो रही हैं और ये भरपूर रूप से ये तमाम पदार्थ बिक रहे हैं और पुलिस इस पे मौन है और ये किसकी शय पे बिक रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके उधर उमरिया के बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर से एक मादा बाघ की मौत से हड़कंप मच गया है। ये घटना 1 महीने के अंदर हुई चौथी बाघ की मौत की घटना है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। 2 दिन पहले भी एक मादा बाघ झटका तार फेंसिंग में फंसने के कारण मारी गई थी। इस बार की घटना बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र मानपुर के कुचवाही बीट के कक्ष में हुई। सूचना मिलते ही पार्क अधिकारियों और डॉग स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मादा बाघ के शव का परीक्षण कर उसके कारणों की पुष्टि की गई और बाद में उसका दाह संस्कार किया गया। लगातार बाघों की मौत से रिजर्व में सुरक्षा और संरक्षण के उपायों की समीक्षा की आवश्यकता सामने आई है ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। वहीं भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते रहे हैं और अक्सर हिंदू दर्शन, धर्मावलंबियों और देश के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके सनातन संस्कृति की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की है। सारंग ने यह भी आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह की पाकिस्तान समर्थक और हिंदू विरोधी प्रवृत्तियां उनकी आदत में शामिल हो गई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नेहरू परिवार के संरक्षण में
पले हुए कांग्रेसी राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाकर कोर्ट में हलफनामा तक पेश कर चुके हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह को उन शहरों और स्थानों के नामों से भी ऐतराज है जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सारंग ने दिग्विजय सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे लोग जिनके विचार जाकिर नायक, उसामा बिन लादेन और मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में हो, उनसे देश हित की अपेक्षा रखना कठिन है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा कि उनसे राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया और इस तरह की सोच ने देश की संस्कृति और इतिहास के प्रति उनका रुख दिखाया है। मंत्री ने अंत में कहा कि दिग्विजय सिंह के इस प्रकार के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कहा जा सकता है और इससे देश की संस्कृति और सामाजिक भावना को चोट पहुंचती है। कि वर्ग संघर्ष की और सनातन के विरोध की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है कि उधर बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई की राजनीति में हर दिन नए समीकरण उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में शरद पवार और अजीत पवार गुट से जुड़ी एक अहम राजनीतिक हलचल सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने वाले शरद पवार गुट के एक पार्षद और अजीत पवार गुट के 3 पार्षद मिलकर एक नया राजनीतिक फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस संभावित समूह में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 2 पार्षद भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीएमसी चुनाव में अजीत पवार गुट की एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, जबकि शरद पवार गुट ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया था। चुनाव परिणामों में अजीत पवार गुट को मुंबई में सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 और शरद पवार गुट को 1 सीट हासिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ये 6 पार्षद मिलकर नया गठबंधन या फ्रंट बनाते हैं तो उन्हें स्टैंडिंग कमेटी, रिफॉर्म कमेटी और एजुकेशन कमेटी में 1-1 सीट मिलने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा अन्य छोटी समितियों में भी इस समूह को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इन घटनाक्रमों से ये संकेत मिल रहा है कि चुनाव के बाद की राजनीति में मुंबई में भी शरद पवार और अजीत गुट के पार्षद साथ आते दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले महानगरपालिका चुनाव में दोनों गुटों ने केवल पुणे जिले की पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका में समिति स्तर पर सहयोग किया था। हालांकि वहां उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। अब बीएमसी चुनाव के बाद बन रहे नए राजनीतिक समीकरणों ने दोनों गुटों के पार्षदों के लिए साथ आने का रास्ता खोल दिया है, जिससे आने वाले दिनों में मुंबई की सियासत और अधिक दिलचस्प होने की संभावना बताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।